नमस्कार और स्वागत है। आज हम बिहार से जुड़े कुछ हालिया घटनाक्रमों पर एक नजर डालेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो असल में AEDO परीक्षा की तैयारी के लिए बनाए गए करंट अफेयर्स के नोट्स हैं। तो इसमें आंकड़े हैं, नाम हैं, तारीखें हैं। हाँ, मतलब वो सारी जानकारी जो शायद परीक्षा में सीधे सीधे नंबर दिला सकती है। लेकिन हमारा मकसद यहाँ थोड़ा अलग है। हम इन तथ्यों के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये आंकड़े, ये नाम, ये योजनाएं, ये बिहार के बारे में असल में क्या बता रहे हैं? हम इन नोट्स से आगे बढ़कर बिहार में हो रहे बदलावों की एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जिसने मुझे सच में चौंका दिया। अगर कोई पूछे कि बिहार में आजकल सबसे ज्यादा निवेश किस चीज में हो रहा है, तो ज्यादातर लोग क्या कहेंगे? कृषि। हाँ, यही आम धारणा होगी। या शायद कोई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का नाम लेगा, सड़कें, पुल, ऐसा कुछ। लेकिन बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2024-25 का, उसके मुताबिक राज्यों को मिले कुल प्रस्तावित निवेश का 41% हिस्सा सिर्फ एक चीज में गया है। 41%? सिर्फ एक सेक्टर में। आप सिर्फ एक में? हाँ, सिर्फ एक में, इथेनॉल उत्पादन। और ये रकम कोई छोटी मोटी नहीं है, ये है 30,747 करोड़। बाप रे, ये तो वाकई बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये तो एक बहुत ही सोची समझी, एक फोकस्ड रणनीति लगती है। यही तो मैं सोच रही थी। ये तो ऐसा है जैसे किसी ने तय कर लिया हो कि भविष्य का सारा दाव बस इसी एक चीज पर लगाना है। देखिए, ये सिर्फ एक चौंकाने वाला आंकड़ा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी आर्थिक रणनीति है। ये बिहार की जो सबसे बड़ी ताकत है, यानी खेती, उसे देश की ऊर्जा सुरक्षा से सीधे सीधे जोड़ने की एक कोशिश है। अच्छा, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? जो गन्ना या मक्का किसान उगा रहा है, वो अब सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि गाड़ियां चलाने के भी काम आएगा। बिल्कुल सही। आप सोचिए, बिहार में मक्का और गन्ने का कितना ज्यादा उत्पादन होता है। कई बार किसानों को सही दाम तक नहीं मिल पाता। अब वही फसल इथेनॉल बनाने के काम आएगी। किसानों के लिए एक पक्का बाजार तैयार हो रहा है। एक पक्का और बहुत बड़ा बाजार। ये बिहार की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसका पूरा चेहरा बदल सकता है। ये सिर्फ कुछ फैक्ट्रियां लगाना नहीं है, ये खेत से लेकर गाड़ी के टैंक तक एक पूरी की पूरी नई सप्लाई चेन बनाने जैसा है। पर इसमें चुनौतियां भी तो होंगी। मुझे याद है, मैंने कहीं पढ़ा था कि इथेनॉल बनाने में पानी बहुत लगता है, और बिहार में पानी की समस्या, खासकर ग्राउंड वाटर की, वो तो है ही। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और यहीं पर नीति और उसके अमल का असली इम्तिहान होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक समस्या सुलझाते हुए दूसरी खड़ी कर रहे हैं? इसकी संभावना है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो प्लांट लग रहे हैं वो पानी की कम खपत वाली तकनीक का इस्तेमाल करें। साथ ही किसानों को भी कम पानी वाली फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। अगर ये संतुलन नहीं साधा गया तो लंबे समय में ये फायदे का सौदा नहीं रहेगा। तो हाँ, मौका बहुत बड़ा है, लेकिन जोखिम भी उतना ही बड़ा है। वाह, एक आंकड़े के पीछे इतनी सारी परतें। खैर, ये तो हुई अर्थव्यवस्था और भविष्य की ऊर्जा की बात। लेकिन इन नोट्स में एक और आंकड़ा है जो आज के लोगों की जिंदगी से जुड़ा है, उनकी सेहत से। आप जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रही हैं? हाँ, नोट्स के मुताबिक 2006 से 2010 के बीच बिहार में औसत उम्र थी लगभग 65.8 साल। लेकिन 2016-20 के जो ताजा आंकड़े हैं, उनमें ये बढ़कर 69.5 साल हो गई है। लगभग 4 साल का इजाफा। हाँ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सच में एक बड़ी कामयाबी मानी जाएगी? देखिए, किसी भी समाज के विकास को मापने का सबसे सीधा पैमाना होता है वहां के लोगों की औसत उम्र। अच्छा। 4 साल की बढ़ोतरी का मतलब ये है कि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ी है, टीकाकरण बेहतर हुआ है, पोषण का स्तर सुधरा है, साफ सफाई को लेकर भी जागरूकता आई है। ये सब चीजें मिलकर लोगों की जिंदगी में कुछ साल जोड़ रही हैं। पर यहाँ भी मेरा एक सवाल है, क्या ये जो सुधार है, ये पूरे राज्य में एक जैसा है, या फिर ये पटना, गया जैसे शहरों के आंकड़े हैं जो पूरे राज्य का औसत ऊपर खींच रहे हैं, जबकि दूर के गांव में हालात अब भी वैसे ही हैं? आपका शक बिल्कुल जायज है। अक्सर जो औसत के आंकड़े होते हैं वो जमीनी असमानताओं को छिपा देते हैं, और ये लगभग तय है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में ये सुधार एक जैसा नहीं होगा। शहरों में अच्छे अस्पताल, अच्छे डॉक्टर आसानी से मिल जाते हैं। असली चुनौती तो गांव में ही है। बिल्कुल, असली चुनौती वही है। लेकिन फिर भी औसत का बढ़ना ये जरूर दिखाता है कि सुधार हो रहा है, भले ही उसकी रफ्तार हर जगह अलग अलग हो।
ये एक संकेत है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो निवेश किया गया है वो जमीन पर कुछ तो असर दिखा रहा है। और शायद लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में कुछ सरकारी योजनाओं का भी हाथ होगा। इन नोट्स में एक योजना का जिक्र है जो अभी 2024 में शुरू हुई है, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। कि काफी चर्चा में है। इसका आइडिया तो बहुत सीधा है। 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाओ और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त पाओ। सुनने में तो ये गेम चेंजर योजना लगती है। आज बिजली का बिल हर घर के बजट का एक बड़ा हिस्सा होता है। अगर वो बोझ कम हो जाए तो लोग उस पैसे को कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई पर, स्वास्थ्य पर। लेकिन इसे लागू करना कितना मुश्किल होगा? 1 करोड़ घर, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और सोलर पैनल लगाने का जो शुरुआती खर्च है, भले ही सब्सिडी मिले, क्या आम आदमी वो उठा पाएगा? नहीं, ये आसान तो बिल्कुल नहीं है। लॉजिस्टिक्स, खर्च, फिर उनकी देखरेख, मेंटेनेंस, कई सवाल हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि योजना कागज पर तो बहुत अच्छी हो पर जमीन पर उतरते उतरते दम तोड़ दे? इसमें कोई शक नहीं कि इसे लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन इस योजना का एक और पहलू है जिसे हमें समझना चाहिए। ये सिर्फ मुफ्त बिजली की योजना नहीं है। ये आम नागरिक को बिजली का सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि उत्पादक बना रही है। अच्छा, ये एक दिलचस्प नजरिया है। आप सोचिए, कल तक आप बिजली कंपनी को बिल देते थे। अब आप अपनी छत पर बिजली बनाकर ग्रिड को वापस बेच भी सकते हैं। ये मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये एक तरह का ऊर्जा के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण है। ये तो हुई केंद्र की योजना। राज्य के स्तर पर भी एक पहल का जिक्र है जो सीधे सुरक्षा से जुड़ी है, डायल 112 सर्विस। हाँ, इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम। एक नंबर सारी इमरजेंसी के लिए, पुलिस, आग, एम्बुलेंस, सब कुछ। नोट्स में लिखा है कि इसका खास जोर महिलाओं की सुरक्षा पर है। मतलब अगर कोई छोटे से गांव से रात में 112 डायल करें तो क्या सच में 15-20 मिनट में पुलिस की गाड़ी पहुंच सकती है? असली परीक्षा तो वहीं होती है। और यही इस तरह की सेवाओं की सबसे बड़ी कसौटी है। देखिए, ऐसी सेवा शुरू कर देना एक बात है और उसे 24 घंटे 7 दिन राज्य के हर कोने में एक जैसी क्वालिटी के साथ चलाना बिल्कुल दूसरी बात है। इसके लिए तो बहुत कुछ चाहिए होगा, तकनीक, गाड़ियां, लोग, और सबसे बढ़कर प्रशिक्षित लोग जो फोन पर उस घबराए हुए इंसान की बात सुनकर सही मदद भेज सकें। लेकिन इसका जो सामाजिक असर है वो बहुत गहरा होता है। ये सिर्फ एक हेल्पलाइन नंबर नहीं है, ये सरकार और नागरिक के बीच भरोसे का एक पुल है। हाँ, कि कोई है जो मदद के लिए आएगा। एग्जैक्टली। जब लोगों को ये यकीन होता है कि मदद बस एक कॉल दूर है तो समाज में सुरक्षा की भावना बढ़ती है, और जहां सुरक्षा होती है वहीं तरक्की भी होती है। चलिए, अब कुछ लोगों और राजनीतिक बदलावों की बात करते हैं। नोट्स में एक दिलचस्प जानकारी है। 2025 के कैबिनेट फेरबदल में सम्राट चौधरी को बिहार का नया गृह मंत्री बनाया गया है। इसमें खास बात यह है कि पारंपरिक तौर पर ये विभाग मुख्यमंत्री अपने पास ही रखते आए हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? अगर हम इसे बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के सिर्फ एक विश्लेषक की नजर से देखें तो ये गठबंधन की राजनीति की मजबूरियों और समझदारियों दोनों को दिखाता है। जब कई पार्टियां मिलकर सरकार चलाती हैं तो गृह मंत्रालय जैसा अहम विभाग किसी सहयोगी दल को देना एक बड़ा फैसला होता है। मतलब ये सत्ता में हिस्सेदारी का एक संतुलन है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि एक बैलेंस बनाया जा रहा है। तो क्या इसका असर पुलिस विभाग के कामकाज पर या उनकी प्राथमिकताओं पर भी पड़ सकता है? मेरा मतलब, क्या अलग पार्टी का गृह मंत्री होने से प्रशासन में कोई टकराव या कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है? इसकी संभावना तो हमेशा बनी रहती है। गृह मंत्री का काम राज्य की कानून व्यवस्था देखना है और ये सीधे सीधे मुख्यमंत्री की साख से जुड़ा होता है। अगर दोनों के बीच तालमेल अच्छा हो तो काम आसानी से होता है, और अगर ना हो तो? अगर राजनीतिक प्राथमिकताएं अलग अलग हों तो प्रशासनिक फैसलों में देरी हो सकती है, टकराव हो सकता है। ये गठबंधन सरकारों का एक, आप कह सकते हैं, अंतर्निहित जोखिम है। ये देखना होगा कि आने वाले समय में ये तालमेल कैसे बैठता है। राजनीति से हटकर एक और व्यक्ति का जिक्र है जिन्हें एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सम्मान मिला, कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें जननायक भी कहा जाता है। उन्हें जनवरी 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। एक ऐसा सम्मान जिसका इंतजार बिहार में बहुत लंबे समय से था। कर्पूरी ठाकुर सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो एक विचारधारा का नाम थे। सामाजिक न्याय की राजनीति के वो सबसे बड़े पैरोकारों में से एक थे। इन नोट्स में तो बस इतना ही लिखा है कि वो वंचितों के हिमायती थे, लेकिन आज की पीढ़ी के लिए इसका क्या मतलब है? उन्हें भारत रत्न देने का आज के समय में क्या महत्व है? इसका बहुत गहरा महत्व है। जब कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्ति को देश का सर्वोच्च सम्मान मिलता है तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का सम्मान नहीं होता,
ये उस विचारधारा का सम्मान होता है जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। यानी समाज के सबसे पिछड़े तबके को मुख्य धारा में लाना। हाँ, उन्हें आरक्षण के जरिए अवसर देना। आज जब आरक्षण और सामाजिक न्याय पर देश में इतनी बहस होती है, तब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना उनके विचारों को फिर से चर्चा के केंद्र में ले आता है। ये आज की पीढ़ी को याद दिलाता है कि समानता और न्याय के लिए कितना लंबा संघर्ष किया गया है। ये इतिहास के एक नायक को वर्तमान से जोड़ने जैसा है। और अब बात करते हैं एक ऐसी जगह की जिसका जिक्र इन नोट्स में है। पटना के राजेंद्र नगर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन हुआ है। नाम ही अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है। बिल्कुल, 21 एकड़ में फैली है, 5 साइंस गैलरी हैं, 4D थिएटर भी है। सुनने में तो बहुत बड़ा और शानदार प्रोजेक्ट लगता है, लेकिन सवाल ये है कि बिहार जैसे राज्य के लिए, जहां शायद अस्पतालों और स्कूलों की ज्यादा जरूरत हो, वहां इस तरह की साइंस सिटी पर इतना बड़ा निवेश करना कितना सही है? ये एक बहुत जरूरी बहस है कि विकास की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। कहीं ये सिर्फ एक घूमने फिरने की अच्छी जगह बनकर तो नहीं रह जाएगा? क्या इसका कोई गहरा असर भी हो सकता है? हमें साइंस सिटी जैसी जगहों को सिर्फ मनोरंजन के केंद्र के तौर पर नहीं देखना चाहिए। ये असल में भविष्य के लिए एक निवेश है। आप सोचिए, एक बच्चा जो शायद विज्ञान को सिर्फ अपनी किताबों की मुश्किल चैप्टर के तौर पर जानता है, वो जब इस साइंस सिटी में जाता है और अपने हाथों से किसी मॉडल को काम करते हुए देखता है, हाँ, तो उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है। ये किताबी ज्ञान को असल जिंदगी से जोड़ने का काम करता है। अच्छा, ये वो जगहें हैं जहां भविष्य के वैज्ञानिक, इंजीनियर और इनोवेटर प्रेरित होते हैं। जब बच्चे सवाल पूछना शुरू करते हैं, ये कैसे काम करता है, ऐसा क्यों होता है, तो समझिए कि वैज्ञानिक सोच की नींव पड़ रही है। इसका असर आपको तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन 15-20 साल बाद जब यही बच्चे बड़े होकर नई तकनीकें बनाएंगे, तब इस साइंस सिटी का असली महत्व समझ आएगा। तो अगर हम आज की सारी बातचीत का एक निचोड़ निकालें, तो तस्वीर क्या बनती है? हमने तो परीक्षा के लिए बनाए गए कुछ सीधे साधे नोट से शुरुआत की थी, और हम एक ऐसी कहानी तक पहुंचे हैं जो बिहार में एक साथ कई स्तरों पर हो रहे बदलावों की तरफ इशारा करती है। ये ठहराव की कहानी नहीं है, ये हलचल की कहानी है। एक तरफ इथेनॉल में रिकॉर्ड निवेश है, जो न सिर्फ ऊर्जा बल्कि कृषि के भविष्य को भी बदलने का दम रखता है। दूसरी तरफ लोगों की औसत उम्र का बढ़ना है, जो दिखाता है कि स्वास्थ्य सेवाओं का असर जमीन पर हो रहा है। फिर हमने पीएम सूर्य घर और डायल 112 जैसी योजनाओं को देखा, जो आम नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान और सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रही हैं। और फिर कर्पूरी ठाकुर को मिला सम्मान और साइंस सिटी का खुलना, जो दिखाता है कि एक तरफ राज्य अपनी सामाजिक न्याय की विरासत को सहेज रहा है, तो दूसरी तरफ विज्ञान और तकनीक के जरिए भविष्य की नींव भी रख रहा है। बिल्कुल। अगर आप इन सभी बिंदुओं को जोड़ दें, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक विरासत और विज्ञान, तो ये एक ऐसे राज्य की तस्वीर बनाते हैं जो कई मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हर मोर्चे पर अपनी चुनौतियां हैं, अपने सवाल हैं, लेकिन दिशा सकारात्मक लगती है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। ये सभी घटनाक्रम, ऊर्जा में एक बड़ा दांव, स्वास्थ्य में धीरे धीरे होता सुधार, तकनीक के जरिए सुरक्षा और विज्ञान में निवेश, ये सब मिलकर बिहार के लिए अगले 10 साल का एजेंडा क्या तय कर रहे हैं? क्या ये सब अलग अलग घटनाएं हैं, या फिर ये एक बड़े बदलाव के आपस में जुड़ी हुई कड़ियां हैं, जिसकी रफ्तार आने वाले समय में और तेज हो सकती है?